अब इस 7वें सवाल में कह रहा है कि एक पिंड स्थिर अवस्था से समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। यदि वह प्रथम 2 सेकंड में S1 दूरी तथा अगले 2 सेकंड में S2 दूरी तय करे तो सिद्ध कीजिए कि S2 बराबर 3S1। तो जैसा कि सवाल में कहा जा रहा है कि एक पिंड स्थिर अवस्था से समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है, तो मान लेते हैं कि यह एक पिंड है और इस पर जो त्वरण लग रहा है वह समान त्वरण लग रहा है, ठीक है, जो कि a ही रहेगा। तो यह पिंड चलना प्रारंभ करता है यहाँ से, ठीक है। तो 2 सेकंड में जो इसकी तय दूरी है वह दी हुई है S1। मतलब जब यह पिंड यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? S1। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी है S1। और फिर कह रहा है कि तथा अगले 2 सेकंड में S2 दूरी तय करे, तो यह भी 2 सेकंड की ही दूरी दी हुई है। और फिर कह रहा है कि अगले 2 सेकंड में जो दूरी तय करेगा वह तय करेगा S2 दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय करेगा वह होगी S2। अब यह पिंड यहाँ से चलकर यहाँ आ गया, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की गई है वह 2 सेकंड में तय की गई है। और फिर यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की गई है वह भी 2 सेकंड में ही तय की गई है। तो सिद्ध हमें यह करना है कि जो S2 है, मतलब जो यह वाली दूरी है, यह इस वाली दूरी की 3 गुनी है। मतलब S2 बराबर सिद्ध करना है 3S1। जैसे मान लेते हैं कि पहले 2 सेकंड में कुल दूरी कितनी तय की गई है 20, तो अगले 2 सेकंड में कुल दूरी कितनी तय हो जाएगी? इसका 3 गुना, ठीक है, मतलब 20 तिया 60। तो सबसे पहले तो हम यह पता कर लें कि जो 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की गई है यह किस त्वरण से दूरी तय की गई है, मतलब इस पिंड पर कितना त्वरण लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 स्थितियां हैं, एक तो स्थिति यह है और दूसरी स्थिति यह है। तो लिखेंगे प्रथम स्थिति में, तो पहली स्थिति में क्या हो जाएगा? देखिए हमारे पास t तो दिया हुआ है 2 सेकंड, ठीक है, और दूरी भी दी हुई है S बराबर S1। तो t भी हमारे पास है, s भी हमारे पास है और a हमें ज्ञात करना है। तो गति के द्वितीय समीकरण में देखिए s है, t है और a भी है, ज्ञात करना है जिसे। सिर्फ हमारे पास u नहीं है। तो हम जानते हैं कि सवाल ने कहा है कि एक पिंड स्थिर अवस्था से, मतलब यह पिंड विराम अवस्था में है, ठीक है, फिर विराम अवस्था से 2 सेकंड में यहाँ तक आ पाया है। इसका मतलब जो इसकी प्रारंभिक चाल है u वह तो 0 है, ठीक है। तो u भी हमारे पास दिया हुआ है 0। तो यहाँ पर लिख लें जो जो दिया हुआ है कि t दिया हुआ है 2 सेकंड और s दिया हुआ है S1 के बराबर, मतलब दूरी कितनी है S1, और u कितना दिया हुआ है 0। तो लिखेंगे तब गति की द्वितीय समीकरण से, तो गति की द्वितीय समीकरण क्या होती है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो दूरी यहाँ पर जो s है तो s बराबर है S1 बराबर u का मान है 0 और t है 2 प्लस 1/2 इंटू a इंटू t का मान है 2, तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि t पर स्क्वायर है। तो यह हो जाएगा S1 बराबर 0 की गुणा 2 से कराएंगे तो यह तो 0 हो जाएगा, तो इसे डायरेक्ट हटा ही सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस 1/2 गुणे a और गुणे 2 को 2 बार गुणा कराना है, मतलब यह 4 हो जाएगा। मतलब इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? a बचेगा और 2 बचेगा और 1 बचेगा, तो 2 1 जा 2a हो जाएगा। तो S1 बराबर हो गया 2a। तो यहाँ से यदि हम a का मान पता करें तो जो यह 2 है इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा? S1/2। तो हम a को इधर कर लें और इधर S1/2 इधर कर लें, ठीक है। तो थोड़ा ए तो पता चल गया। अब चूंकि दूसरी स्थिति में भी हमें यही करना है, तो पहले तो दूसरी स्थिति की हम प्रारंभिक चाल पता कर लें, ठीक है। तो देखिए पहली स्थिति में प्रारंभिक चाल तो यह है, ठीक है, फिर यह पिंड 2 सेकंड में यहाँ आ गया, तो पहली स्थिति में प्रारंभिक वेग तो इसका यह है 0, ठीक है, और अंतिम वेग इसका कितना हो जाएगा? अभी पता करेंगे कि अंतिम वेग v कितना हो जाएगा। तो जो अंतिम वेग v होगा वही इस दूसरी स्थिति का प्रारंभिक वेग होगा। पहली स्थिति का तो अंतिम वेग होगा, लेकिन दूसरी स्थिति का प्रारंभिक वेग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर 2 सेकंड में यह दूरी तय की गई है।
अतः सबसे पहले हमें v पता करना होगा। जब v पता होगा तभी हम दूसरी स्थिति लगा सकते हैं। तो पहली स्थिति का हमें अंतिम वेग पता करना है, मतलब v पता करना है। तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें v भी आता हो, s भी आता हो, t भी आता हो, a भी आता हो? तो देखिए पहली समीकरण में सब कुछ मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो गति की पहली समीकरण ही लगा दें। तो लिखेंगे इसलिए v बराबर u प्लस at से। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u का मान तो 0 है, प्लस a का मान अभी, फिर प्लस 80, तो a का मान अभी अभी आया है जो कि आया है S1/2। तो हम इस a की जगह पर लिखेंगे S1/2 और इंटू t का मान 2 सेकंड है तो गुणे में 2 रखेंगे। तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो v बराबर क्या बचेगा, S1 सिर्फ बचेगा, क्योंकि 0 प्लस S1 ही बचा है। तो S1 में जब 0 जोड़ेंगे तो सिर्फ S1 बचेगा। तो पहली स्थिति में जो इस पिंड की अंतिम चाल है वह कितनी है, S1 के बराबर, और S1 ही इस दूसरी स्थिति का प्रारंभिक वेग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दूसरी स्थिति में यहाँ से यहाँ तक की बात की गई है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो 2 सेकंड में चली गई दूरी है वह कितने के बराबर है, S2 के बराबर है। तो जैसा कि स्थिति 1 में यह सूत्र यूज किया गया था, तो अब इस दूसरी स्थिति में भी यही सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे अब द्वितीय स्थिति में, तो द्वितीय स्थिति में जो s होगा, मतलब जो दूरी होगी वह किसके बराबर है, S2 के बराबर है। और पहली स्थिति में जो दूरी थी वह S1 के बराबर थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी S1 है और यहाँ से यहाँ तक दूरी S2 है। तो s जो है दूसरी स्थिति में वह S2 के बराबर है। और जो प्रारंभिक वेग इसका पहली स्थिति का था वह तो 0 था, लेकिन दूसरी स्थिति का जो प्रारंभिक वेग होगा वह यहाँ से होगा, ठीक है। और यह क्या है, यह पहली स्थिति का अंतिम वेग है, और पहली स्थिति का अंतिम वेग ही दूसरी स्थिति का प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो जो इस दूसरी स्थिति का प्रारंभिक वेग u होगा वह v के बराबर होगा, ठीक है। और v जो है वह S1 के बराबर आया है, ठीक है। और हमें इस सूत्र में समय की भी जरूरत है। तो यहाँ पर जो t होगा वह कितना हो जाएगा, इसमें पहली स्थिति में भी समय 2 सेकंड था और दूसरी स्थिति में भी समय 2 सेकंड ही है। तो t बराबर 2 सेकंड। अब यही सूत्र लगा दें गति का द्वितीय समीकरण का। तो लिखेंगे तब गति की द्वितीय समीकरण से, तो गति की द्वितीय समीकरण क्या हो जाएगी, क्योंकि सूत्र होता है द्वितीय समीकरण का s बराबर ut प्लस हाफ at²। तो s की जगह पर यहाँ पर हम क्या रखेंगे, S2 रखेंगे। तो S2 बराबर ut, तो u का मान है v या S1 रख सकते हैं। और चूंकि हमें सिद्ध करना है जो S2 है वह 3S1 के बराबर है, मतलब हमें S1 की जरूरत है, v की जरूरत नहीं है। तो इस u का मान v ना रखकर हम S1 रख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो हम v ना रखकर s रख सकते हैं u की जगह पर, ठीक है। तो यह हो जाएगा S1, u की जगह पर S1 लिख दिया गया और t का मान है 2 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर गुणे में 2, फिर प्लस 1/2 और a का मान अभी अभी प्राप्त हुआ है S1/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे S1/2 और फिर इंटू t² मतलब 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 कर दें या 2 गुणे 2 कर दें। तो यहाँ से देखिए 2 से यह 2 कट जाएगा, इस 2 से यह 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचा S2, इधर तो S2 है और बराबर यह हो जाएगा 2S1। तो 2S1 और प्लस यहाँ तो सब कुछ कट गया है, सिर्फ यहाँ पर S1 बचा है और 1 बचा है। तो S1 अकम S1। तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, 2S1 ये है और 1 S1 यह है। तो 2 और 1 3S1 हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज हमें सिद्ध करना था, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 8वें सवाल में कह रहा है कि एक पिंड जिसका प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है समान त्वरण से गतिमान है और 8वें सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड का त्वरण और इसके द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यह 8वां सवाल भी 5वें सवाल के जैसा ही है, क्योंकि 5वें सवाल में कहा गया था कि एक वस्तु विराम अवस्था से चलकर अपने 10वें सेकंड में 80 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि इस 8वें सवाल में कह रहा है कि जो प्रारंभिक वेग है वह 5 मीटर प्रति सेकंड है और समान त्वरण से गतिमान है और 8वें सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर एक विशेष समय दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 8वां सेकंड, ठीक है, और 5वें सवाल में 10वां सेकंड दिया हुआ था। तो हम जानते हैं एक विशेष समय में, तो विशेष समय में जो तय दूरी होती है s बराबर क्या होता है, u प्लस हाफ
a और ब्रैकेट में क्या रहेगा 2t-1। तो यह एक विशेष समय में चली गई दूरी का सूत्र होता है। इसका मतलब 8वें सवाल में हमें इस सूत्र का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए कह क्या रहा है सवाल में कि एक पिंड जिसका प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो हम जानते हैं कि प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं। तो u बराबर दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड। और फिर कह रहा है कि और 8वें सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो एक विशेष समय जो t दिया हुआ है वह 8 सेकंड दिया हुआ है और जो दूरी तय की जा रही है वह 20 मीटर है। मतलब दूरी को हम यश से प्रदर्शित करते हैं तो यश बराबर 20 मीटर दिया हुआ है। तो हमें बाद में यह पता करना है कि 10 सेकंड में कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले तो त्वरण ज्ञात कर लें, क्योंकि सवाल ने हमसे कहा है कि पिंड का त्वरण और इसके द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले त्वरण ज्ञात कर लें और त्वरण का मतलब होता है a। तो हमें a और s ज्ञात करना है। तो पहले तो हम a पता कर लें इस सूत्र की सहायता से, क्योंकि हमारे पास यश भी दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है और t भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम a पता कर लेंगे। तो जब a पता कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि 10 सेकंड में कुल कितनी दूरी तय होगी। तो लिखेंगे इसलिए तो विशेष समय में तय दूरी s बराबर क्या हो जाएगा, यही सूत्र लगाएं u प्लस हाफ a इंटू 2t-1। तो यस यहाँ पर दिया हुआ है 20 मीटर। तो 20 बराबर u का मान है 5 प्लस 1/2 इंटू a का मान ज्ञात करना है 2 गुणे t का मान है 8 और माइनस 1। तो यह हो जाएगा 20 और इस 5 को उठाकर इधर लाएंगे माइनस का 5 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है। तो इधर बचेगा 1/2 इंटू a और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 8 दूनी 16, 16 में से 1 घटाएंगे 15 बचेगा। तो यह हो जाएगा 15। तो इधर क्या हो जाएगा 20 में से 5 घटाएंगे 15 बचेगा और बराबर में इधर a को इधर ही रोक लें और 15 और 2 को उठाकर इधर ले आए। तो 15 चूंकि गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा और 2 बटे में है इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 15 से 15 कट जाएगा तो सिर्फ हमारे पास बचेगा 2। तो a का मान आ गया 2 और चूंकि a त्वरण है और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो a तो हमें पता चल गया। अब हम पता कर सकते हैं कि 10 सेकंड में कुल दूरी कितनी तय करेगा। तो लिखेंगे इसलिए 10 सेकंड में तय दूरी, चूंकि गति की 3 समीकरणें होती हैं, इसमें भी s है इसमें भी s है और s ही हमें ज्ञात करना है। तो चाहे तो हम यह सूत्र या यह सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम यह सूत्र लगाएंगे तो हमारे पास v नहीं है, ठीक है, जो कि अंतिम वेग होता है। तो अंतिम वेग तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम इस सूत्र का उपयोग ना करें। तो गति के द्वितीय समीकरण में देखिए यस हमें ज्ञात करना है, u दिया हुआ है, t भी है और a भी अभी पता चल गया है और t भी है। तो हम यही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए 10 सेकंड में तय दूरी s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो u का मान कितना दिया हुआ है 5 और गुणे t का मान अब 10 सेकंड रखेंगे और प्लस 1/2 और a का मान अभी 2 आया है और गुणे t का मान दिया हुआ है 10। तो हमें 10 का करना होगा स्क्वायर या 10 को 2 बार गुणा करा सकते हैं इस प्रकार से। तो यह हो जाएगा 10 पंचे 50 और प्लस इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो यह हो जाएगा 10.100। तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150। अतः 10 सेकंड में कुल तय की गई दूरी जो है वह है 150 मीटर। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब 9वें सवाल में कह रहा है कि 6 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान एक प्रोटॉन जैसे ही एक गैस से गुजरता है इसमें मंदन प्रारंभ हो जाता है तथा गैस के अंदर 36 सेंटीमीटर चलने के बाद वह रुक जाता है। गैस के अंदर घुसने के बाद रुकने में इसने कितना समय लिया ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि 6 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान एक प्रोटॉन जैसे ही एक गैस से गुजरता है इसमें मंदन प्रारंभ हो जाता है। मंदन का मतलब त्वरण प्रारंभ हो जाता है तथा गैस के अंदर 36 सेंटीमीटर चलने के बाद मतलब जो दूरी तय की गई है वह तय की गई है 36 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है कि 36 सेंटीमीटर चलने के बाद रुक जाता है। रुक जाता है मतलब जो उसकी अंतिम चाल है वह हो जाती है 0। ठीक है, मतलब v का मान 0 दिया हुआ है।
और जो इसकी प्रारंभिक चाल है, मतलब जिस स्पीड से प्रोटॉन चल रहा है उसकी प्रारंभिक जो चाल है वह है 6 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें यह पता करना है कि गैस के अंदर घुसने के बाद रुकने में इसने कितना समय लिया, मतलब हमें टी फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है तो हमारे पास U दिया हुआ है और V दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 0 और S दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि सारी यूनिटियां एक ही पद्धति में होनी चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो इस सेंटीमीटर को भी हम मीटर बना लें। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हम 100 से भाग कराकर इसे मीटर बना सकते हैं। तो जब 100 से भाग कराएंगे तो यह मीटर बन जाएगा। और अब इसे काट सकते हैं, 4 नाम 36 और 25 चक्कू 100, तो यह आ जाएगा 9/25 मीटर। और टी हमें ज्ञात करना है। तो जो गति की 3 समीकरण होती हैं, तो इन तीनों समीकरणों में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो चूंकि हमें टी ज्ञात करना है, तो टी ज्ञात करने के लिए देखिए इस पहली समीकरण में टी तो है, टी ज्ञात करना है तो टी इसमें है, वी भी हमारे पास है, यू भी हमारे पास है, लेकिन हमारे पास ए नहीं है। इसी प्रकार दूसरे भी सूत्र में ए है और ए हमारे पास है नहीं, टी ज्ञात करना है तो यह भी हम नहीं लगा सकते हैं सूत्र। और तीसरी समीकरण में भी देखिए ए है और ए का मान हमारे पास नहीं है, इसलिए हम यह भी समीकरण यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों समीकरणों को हम यूज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ए नहीं है। तो सबसे पहले तो हम किसी भी एक समीकरण से ए पता कर लें। ठीक है, फिर किसी भी समीकरण का यूज करके टी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए चूंकि हमारे पास यस दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो देखिए यस, यू और वी इस तीसरी समीकरण में है, तो यहाँ से हम ए का मान पता कर सकते हैं। और गति की यदि पहली समीकरण लगाएंगे तो हमारे पास समय भी नहीं दिया हुआ है जो कि यहाँ पर टी है, तो इसका मतलब हमें इस तीसरी समीकरण का ही उपयोग करके ए का मान ज्ञात करना होगा। तो लिखेंगे गति की तृतीय समीकरण से। तो गति की तृतीय समीकरण क्या होती है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v का मान तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर बराबर u का मान है 6 गुणे 10 की घात 6 और स्क्वायर भी है u पर, इसलिए हम इसका स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस 2a का मान ज्ञात करना है और s का मान हमारे पास है 9/25, तो 9/25। तो क्या हो जाएगा, इधर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, बराबर 6 का भी हमें स्क्वायर करना है और 10 की घात 6 का भी हमें स्क्वायर करना है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 का 36 और गुणे 10 की घात हो जाएगी 6 दूनी 12, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 की घात 6 का जब स्क्वायर होगा तो अंदर घात है 6 और बाहर घात है 2, तो यह हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 10 की घात हो जाएगी 12 और फिर प्लस इधर हो जाएगा 9 दूनी 18/25 इंटू ए। और चूंकि हमें ए का मान ज्ञात करना है इसलिए सारी संख्याएं उठाकर हम इधर ले आए। तो चूंकि ए के साथ यह 18/25 है तो इसको बाद में लाएंगे, पहले उठाकर इसको ले आए। तो चूंकि यहाँ प्लस का है 36 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 36 गुणे 10 की घात 12 और बराबर इधर बचेगा 18/25 ए। तो खाली इधर ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए माइनस का 36 गुणे 10 की घात 12 तो पहले से है, 25 बटे में है, इधर आएगा तो ऊपर गुणे में हो जाएगा और 18 ऊपर है, इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। तो 18 कम 18, 18 दूना 36, तो इधर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 25 बचेगा और 10 की घात 12, तो यह हो जाएगा 25 दूनी 50 और गुणे 10 की घात 12 और यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस का बचेगा। ठीक है, तो यह मान किसके बराबर आया है, तो यह मान a के बराबर आया है। तो a का मान जो आया है वह आया है माइनस का 50 गुणे 10 की घात 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यही a का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो वहाँ से हमें t पता चल जाएगा। तो चूंकि तीसरी समीकरण में t तो होता नहीं है, तो पहली समीकरण या दूसरी समीकरण हम गति की लगा सकते हैं। तो लिखेंगे अब गति की प्रथम समीकरण से। तो गति की प्रथम समीकरण क्या होती है, v बराबर u प्लस ए टी। तो अब इसमें सबके मान रख दें, या यहाँ से डायरेक्ट हम इस सूत्र से t का मान प्राप्त कर सकते हैं, या सबके मान रखकर भी हम बाद में t का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और यदि डायरेक्ट t का मान यहाँ से निकालना चाहते हैं तो चूंकि v बराबर होता है u प्लस ए टी, तो यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा, तो u को उठाकर इधर लाएंगे तो इधर v पहले से है, u उठ कर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो v माइनस u बराबर हो जाएगा 80 के।
तो खाली t बराबर क्या हो जाएगा, a चूंकि गुणे में है, उठाकर जब इसको इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र की जगह पर डायरेक्ट हम यह सूत्र भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें या t बराबर v माइनस u अपान a। तो अब इसमें सबके मान रख दें तो t बराबर क्या हो जाएगा, v का मान तो 0 है, तो 0 माइनस u का मान है 6 गुणे 10 की घात 6 और बटे में a, और a का मान आया है माइनस का 50 गुणा 10 की घात 12। तो क्या हो जाएगा, 0 में से इतना घटाएंगे तो इतना ही बचेगा, वो भी माइनस का, तो इस माइनस से यह माइनस कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 6 बटा 50 गुणा 10 की घात, ऊपर 10 की घात 6 है और नीचे 10 की घात 12 है। उठाकर जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 की घात जो 12 प्लस की है वह घात माइनस की 12 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा तो हम मैथ के चैप्टर 1 में सीख चुके हैं। तो अब 50 से 6 में भाग करा लें, या इसको हम काट भी सकते हैं 6 बटा 50 को, तो 2 से कट जाएगी, 2 तिहाई 6 और 25 दूनी 50। ठीक है, तो 25 से हमें 3 में भाग कराना पड़ेगा, वैसे 50 से हमें 6 में भाग कराना होगा। तो चलिए 50 से ही भाग करा लें 6 में, तो 0.0 लगाएंगे तो यह 60 हो जाएगा, तो 50 से कम 50, 0 1 10 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 50 दूनी 100, तो यह हो जाएगा 0.12। तो हम इस 6 बटे 50 की जगह पर लिख सकते हैं 0.12 गुणा 10 की घात कितनी रह जाएगी, देखिए 6 है प्लस का, माइनस का है 12, तो बचेगा माइनस का 6। और हम सीख चुके हैं कि यदि हम इसको वैज्ञानिक रूप में लिखें तो जो यह दशमलव है, यह दशमलव यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि दशमलव जो होता है वह एक अंक के बाद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 1.2 गुणे 10 की घात अब कितनी हो जाएगी, क्योंकि दशमलव हम एक अंक बढ़े हैं दाईं ओर, और जब दाईं ओर बढ़ते हैं तो घात माइनस की हो जाती है और बाईं ओर बढ़ते हैं तो घात प्लस की हो जाती है, जितने अंक हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो चूंकि एक ही अंक दाहिनी ओर बढ़े हैं इसलिए एक घात माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का 6 और माइनस का 1 माइनस का 7 हो जाएगा, तो माइनस का 7। और चूंकि यह t है और t समय होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर।